हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो मेरे से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि कंपटीशन एग्जाम्स में कंप्यूटर जो चैप्टर या सब्जेक्ट दिया गया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी भी आज डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं आपको जनरेशन्स के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो जिससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है दोस्तों, कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? तो दोस्तों 1822 में हुआ था। अब आप पूछेंगे किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि बेसिकली सबको पता रहता है, पर कंपटीशन एग्जाम्स में यही क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। इसके बाद में अब हम आते हैं कि बेबेज ने कर तो दिया, पर फर्स्ट जो जनरेशन मतलब भारत में वो जो फर्स्ट पीढ़ी थी कौन सी थी, मतलब कब उसकी पहला जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए 1945 में से लेके टू 1956 ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। मतलब यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था 1946 में हुआ था वैसे तो फर्स्ट। तो किसने किया था? 45 से लेके 56 तक ये चला, फिर सेकंड पीढ़ी आ गई, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 1947 मतलब 46 में जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण पेनिसिलिवेनिया का एक विश्वविद्यालय पेनिसिलिवेनिया, उसके प्रोफेसर कौन थे? इक्रेट और किसने किया था? जॉन ने मिलकर क्या किया था? प्रथम जो या फर्स्ट बोल सकते हैं जनरेशन का निर्माण किया, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया। अब इसके बाद में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब इनके लिए एक हॉल जितना तो रूम चाहिए होता था या इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, देखिए ये था फर्स्ट पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, देखिए कितना बड़ा है। अब इसमें क्या है, इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी जो कि बहुत मोटी मोटी केबल्स होती थी, और इसका मॉनिटर देखिए कितना बड़ा है, कीबोर्ड ही बहुत बड़ा होता था इसका। इसको चलाने के लिए कम से कम 10 से 15 लोगों की जरूरत होती थी, क्योंकि इनकी कीज ही बहुत दूर दूर होती थी, ठीक है। तो पता चल गया कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। पर इसमें क्या होता था कि सबसे ज्यादा जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था या फर्स्ट जनरेशन थी, तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा और बिजली वो बहुत ज्यादा यूज होती थी। इसी के साथ था कि वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए मतलब चलाने में तो दिक्कत आती थी, लिख भी देती हूँ मैं वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कब, मतलब उसका निर्माण तो 1946 में होता, पर वो जब आया था, कब आया था? 1945 में आया था, 1956 तक रहा वो, ठीक है। क्या होता था कि बिजली की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ती थी, और काम का जो प्रोसेसिंग लेवल जो होता था वो बहुत धीरे होता था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता था, क्षमता इतनी नहीं थी कि जल्दी जल्दी वर्क हो सके, टाइम लगता था, एक मेल भेजने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन कौन सी थी? सेकंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, जो कि कब आया? 1956 से लेके ये कब तक चला रहा? तो 1963 तक। अब इसमें क्या था कि ये जो सेकेंड जनरेशन थी इसमें चेंजेस क्या हुए? सबसे पहली बात तो इसमें तो क्या थी कि वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू क्या होता था कि ज्यादा ऊर्जा भी लगती थी, बिजली भी लगती थी, जिसके कारण क्या होता था कि काम भी बहुत धीरे होता था। पर इसमें क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब्स का हटाकर ट्रांसजेंडर्स का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर जिसे कहा जाता है का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर जब लगाए गए ना, तो ये जो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी साइज क्या हो गई? छोटी हो गई, है ना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो कंप्यूटर था, देखिए आप, ये उससे मतलब फर्स्ट जनरेशन से बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर लग गए, जिसके कारण क्या हो गया कि क्षमता भी मतलब गति भी बहुत ज्यादा आई, और
ऊर्जा भी कम मतलब अधिक देने लगा ये, ठीक है। ये ट्रांजिशन लग गया जिससे साइज छोटा हो गया, जैसा कि आपने देख लिया था। अब इसके बाद में साइज छोटा होने के बाद में ये क्या हो गया कि जल्दी जल्दी काम करने लग गया ये कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका इतना ही रोल था कि बस इसका साइज छोटा हुआ था और बिजली कम लगने लगी थी इसलिए। पर इससे कुछ हानियां भी थी ट्रांजिशन लगने के बाद में, ठीक है। वो हम किस में देखेंगे, थर्ड जनरेशन में देखेंगे। तो आइए, अब जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर था ना, उसमें क्या होने लगा। तो इसका सबसे पहली बात तो है कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर कब आया था, तो 1964 से लेके तो 1971 में ये जो कंप्यूटर था वो आया था, ठीक है। ये है इसका काम, यहाँ पर इस समय पे आया था। तो एक साल लेट ये मतलब इसका निर्माण हुआ था थर्ड जनरेशन का। बट इसमें क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहली बात तो है कि इसमें जो मतलब 1881 में कौन थे, जैक कॉल्ब्रे ने क्या किया था कि एक आईसी चिप का निर्माण किया था 1881 में, जिसका यूज क्या कब किया गया, इसमें किया गया, थर्ड जनरेशन की पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो आईसी एक प्रकार की एक आईसी, मैं लिख देती हूँ, इंट्रोगेटेड करिकट नाम की क्या थी, एक एकल चिप, यानी कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एक एकल चिप थी ये, जिसकी सहायता से क्या हुआ कि मतलब कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग लेवल था ना, मतलब पहले क्या होता था कि थर्ड जनरेशन जो थी ना, उसका कंप्यूटर मतलब छोटा हुआ, वो सेकंड जनरेशन से भी और छोटा हुआ। पर इसमें क्या हुआ कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, कैसा हो गया, ये डब्बे जैसे आकार में आ गया है ना, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी आपने देखी होगी, तो इसमें मतलब मॉनिटर है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड जिसे कहते हैं, और सीपीयू है। तो इसमें क्या होगा कि और छोटा हो गया। तो ये किसके कारण हुआ, आईसी चिप के कारण, जिसके कारण पूरा प्रोसेसिंग का जो डेटा था वो पूरा इसमें होता था, यानी कि सीपीयू में होता था, लगाया जाता था। अब इसके कारण क्या होने लगा कि एकल चिप से क्या होगा कि मशीनी जो लैंग्वेज होती थी ना, लैंग्वेज कोड होती थी ना, वो अब किस में चेंज हो गई, प्रोसेसिंग लेवल में, मतलब लेवल जो कोड था उसमें चेंज हो गई, जिससे क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ऑटोमेटिक ही छोटे हो गए, ठीक है। इसमें क्या होगी कि काम करने की जो क्षमता थी ना, चिप का प्रयोग हुआ एक तो वो बढ़ गया था। अधिक होने के साथ साथ क्या हो गया कि जो मतलब बहुत सारा जो डेटा था या फिर ईमेल प्रोसेसिंग जितनी भी थी वो जल्दी जल्दी होने लगी। इसमें क्या होगा कि प्रोग्रामिंग जो कोड होने लगे ना, मशीन के प्रोग्रामिंग कोड, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, ये जो 5 जनरेशन पढ़ाने के बाद बताऊंगी कि ये क्यों जो प्रोग्रामिंग कोड है वो क्यों चेंज किए गए। इसका एक ही मीन है कि जो एक बाइट मिलकर क्या बनते हैं, 8 बाइट। एक बाइट किससे बनता है, 8 बाइट से बनता है, बीट से बनता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए प्रोसेसिंग लेवल में जब हम मदरबोर्ड को चलाते हैं तो पहले तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ही समझता था, पर अब उसको चेंज करके चिप कोड में किसके क्या किया गया, प्रोसेसिंग कोड बनाए गए, जिससे हम जो कीबोर्ड चलाते हैं उसमें कितने बटन होते हैं, मतलब अपन को ABCD वगैरह नंबरिकल होते हैं, पर वो पहले जीरो से लेके, वैसे कंप्यूटर जो होता है वो जीरो वे एक की भाषा ही समझता है, उसका यही था, उसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता था। पर वो चेंज कब हो गया, टोटली पूरा थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अब कौन सा जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये कब आए थे, तो वो तो आए थे लास्ट 1971, मतलब हट गए थे थर्ड जनरेशन के। तो ये भी उसी में ही आए थे 1971 1971 में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ, प्रयोग नहीं, प्रस्तुत हुए। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो कंप्यूटर थे, इसमें जो मतलब एकल जो चिप थी, यानी कि जो सर्किट एरिया था, उसमें क्या किया गया कि VLSI प्रोसेसिंग जिसे कहा जाता था, प्रोसेसिंग जो लेवल होता था, इसका पूरा नाम क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंट्रोगेशन, है ना। और एक और कौन सी प्रोसेसिंग थी, ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रोगेशन। जो ये प्रोसेसिंग थी उसके आकार में तो इस कंप्यूटर में कमी आई थी,
ठीक है। इसी के साथ क्या हुई थी कि आकार में कमी आने के साथ में इनकी जो काम करने की जो क्षमता थी ना, वो सेमीकंडक्टर जो लग गए थे ना इसमें कंप्यूटर्स में, थर्ड जनरेशन से लेके फोर्थ में भी थे उसी में, उसके कारण काम करने में इतनी ज़्यादा तेजी आ गई कि साइज ही चेंज हो गया, छोटे हो गए। मतलब यहीं से लैपटॉप वगैरह का जो निर्माण हो गया था ना, वो यहीं से शुरू होने लग गया था, मतलब चालू हो गया था काम उसका। और फिफ्थ जनरेशन में प्रॉपरली एक ब्रीफ केस जैसा लैपटॉप का निर्माण हुआ। ठीक है। के बाद में भी एक अच्छा, मतलब एक बहुत ज़्यादा लेवल वाला, हाई लेवल वाला कंप्यूटर का निर्माण होना था, तो वो कब हुआ था? वो 1975 में। यानी कि जो पांचवी पीढ़ी का फिफ्थ जनरेशन थी ना, उसमें 1975 में क्या हुआ कि एक माइक्रो कंप्यूटर 8,000 प्रस्तुत हुआ कि ये कंप्यूटर ऐसा था, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, वैसे तो सेम ही है, फोर्थ एंड फिफ्थ कहा जाता है कि सेम ही है। तो देखिए इसमें कितना एलईडी जैसा लुक, मतलब बहुत पतला है, स्लिम है, और सीपीयू वगैरह देखिए आप, मदरबोर्ड वगैरह बिल्कुल चेंज और छोटा है, और प्रोसेसिंग लेवल भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ ही यहीं से ही ये जो लैपटॉप वगैरह दे रखा है, वो ब्रीफ केस जैसा निर्माण हो गया। ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ कि 1981 में बीएमआई एक, मतलब कंप्यूटर का जो कहते हैं ना, एक कंप्यूटर प्रस्तुत किया गया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर किसे, मतलब कब प्रस्तुत किया गया? तो 1981 में। आप यही बताएंगे बिकॉज क्योंकि इसी टाइम में हुआ था जिसका यूज, मतलब जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर कह सकते हैं कि पर्सनल जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो 1981 में हुआ था, जिसमें उसका यूज ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में और घर पे हर जगह होने लग गया। आज आप देखते हैं कि सबके पास आईपैड है या फिर मोबाइल है, और मोबाइल भी देखा जाए तो वैसे कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है। तो पर्सनल वर्क होने लग गया है। अब लोग खुद ही, मतलब इलेक्ट्रिक जो सिटी है या फिर अपने इंटरनेट वगैरह है उससे जुड़े हुए हैं। सारे वर्क आज क्या होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं। तो बस मेरा यही था कि मेरे को आपको फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्लियर करने थे कि कब, और रिलेटेड सन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। तो आप क्या बताएंगे? 1975 में माइक्रो कंप्यूटर आया था उस समय। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में फाइव जनरेशन जो मैंने आपको बताई है कंप्यूटर की, वो तो कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर के जो, मतलब कीबोर्ड जो होता है ना, जिससे हम टाइपिंग करते हैं, जिसे मदरबोर्ड भी कहा जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है ना। तो जैसे कि अब आप देखिए, जिससे इस ये जो टॉपिक है ना, जो मतलब बीट और बाइनरी का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना, जिससे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप क्वेश्चंस को टिक आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि बीट, पहली बात तो क्या होता है कि बीट होता क्या है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो होता है वो क्या, मतलब कंप्यूटर क्या समझ पाता है, कौन सी भाषा समझ पाता है? मशीनरी भाषा, जिसका प्रोसेसिंग अब जो लेवल है वो चेंज हो गया है, पर फिर भी वो 0 और 1 को ही प्रदर्शित कर पाता है। ठीक है। जो अंदर जो उसका वर्क होता है वो उसके थ्रू होता है। जैसे 8 बीट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइनरी का निर्माण होता है, जैसे कि है ना मदरबोर्ड में। जैसे कि हम टाइप्स वगैरह करते हैं तो दोनों हाथों से करते हैं, एक हाथ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स अलग अलग जगह पे जो डिफाइंड होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। क्यों होते हैं देखिए, जैसे बीट यानी कि बाइनरी डिजिट्स में क्या होता है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। बीट क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है ना, 8 बीट की। ठीक है। जिसमें एक बाइनरी अंक में 0 अर्थात एक 0 तथा 1 प्रदर्शित करता है। मतलब अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ना, जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो वो कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर 0 व 1 को, एक की भाषा ही समझता है। ये तो सब आप जानते हैं, बेसिक है। तो इसको क्या किया गया है कि ASCII, यानी कि ये एक क्या है, कोड है। 8 बीट मिलकर एक बाइनरी बनती है। 8 बीट जब मिलते हैं ना एक साथ, कीज जो मदरबोर्ड के, जब जाके एक बाइनरी मिलती है। तो जिस बनती है ना कीबोर्ड में, जब क्या होता है कि ये जो 8 बीट होते हैं,
है ना, जिससे एक बाइनरी बनती है, मतलब वर्ड्स का निर्माण होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन में 101% पूछे जाता है और RSCIT में तो पक्का आता है। और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आने वाला है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि नेट के जो फॉर्म है वो दोस्तों अभी 4 दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। तो जो मतलब ये फाइट कर रहा है तो वो जाके भर सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि हम कहते हैं एक बाइट मिलकर क्या बनता है, 8 बीट बनते हैं, ठीक है, 8 बीट, ठीक है। और उसी प्रकार से जब 1024 बाइट मिलेंगे तो क्या बनेगा बताइए आप खुद ही। तो किलोबाइट बनेगा, किलोबाइट, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, KB के द्वारा, KB। मतलब ये भी पूछ सकता है आपको कंपटीशन एग्जाम्स में कि KB बाइट कैसे बनता है ना, या 1024 बाइट KB क्या होता है, नाम मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी आप बताओ, उसको टिक करो, ये तक भी पूछ सकता है वो आपसे। और RSCIT जब मैंने फाइट किया था तो ये क्वेश्चन जरूर आए थे, तो ये आते ही है ये 101%, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या है कि 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनता है, तो क्या बनता है दोस्तों, ये मिलकर मेगाबाइट का निर्माण होता है, जिसे हम MB के नाम से प्रदर्शित भी इसको किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनता है, तो ये मिलकर क्या बनता है, गीगाबाइट बनता है। कंप्यूटर लैंग्वेज है ये, बाइनरियां है ये, जिसे GB से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये चीज समझ लेना, नहीं आएगी तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, गलत टिक आउट कर लेंगे आप। इसके बाद में है 1024 गीगाबाइट मिलकर क्या बनता है, तो 1024 गीगाबाइट बनके टेराबाइट, जिसे TB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना, बाइट मिलके बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे मिलकर पेंटाबाइट का निर्माण होता है, जिसे PB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है, मदरबोर्ड यानी कि कीबोर्ड की ऐसी इकाइयां हैं जिसे संचित ASCII कोड के द्वारा संचित किया जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो अंदर की प्रोसेसिंग वो हम नहीं समझ सकते मदरबोर्ड की, पर ये बीट और बाइट के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये 101% पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस आपके सामने मतलब मैंने बताए हैं जो कि पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और इसको मेरे को समझाना था, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चंस लेवल में भी बता सकती थी, 4 जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्टिकल उसमें भी समझा सकती थी, पर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो कंप्यूटर की जनरेशन और जो मैंने कीबोर्ड्स का जो बताया है मदरबोर्ड का, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कंप्यूटर का जनरेशन का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप और भी क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं या कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस और भी बताऊं टिक आउट वाले, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।